अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद कुछ हफ्ते, महीने या साल तो बहुत ही लंबा समय हो गया, जो फीमेल पार्टनर होती है उससे ये सवाल किया जाता है कि खुशखबरी कब दे रहे हो। ज्यादातर हमारे समाज में बच्चे से रिलेटेड, माँ बनने से या घर में किसी हंसते खिलखिलाते बच्चे की किलकारियां सुनने से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं वो महिलाओं से पूछे जाते हैं। और अगर किसी कारणवश उसमें देरी हो रही है तो उंगली भी सबसे पहले महिला पर ही उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है वो सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, पुरुषों में भी ये समस्या हो सकती है। इस मुद्दे पर बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जरूरी है कि इस मिथ को ब्रेक किया जाए कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो समस्या महिला में ही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव सेठिया। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हमें बताएं कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है। ये मिथ ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो समस्या सिर्फ महिला में ही है। See, it's a common problem. 1 out of 7 couple are having this problem. अगर 7 कपल्स की अभी रिसेंटली मैरिज हुई है तो उनमें से 1 से 2 कपल में ऐसा देखने को मिलता है। और अगर बात करें कि इसकी मेन वजह क्या है, मेल है, फीमेल है या दोनों है, सो यूजुअली 1/3 केस में एक्सक्लूसिवली मेल होता है, 1/3 केस में इस इनफर्टिलिटी का एक्सक्लूसिव कॉज फीमेल होता है, और बाकी के 1/3 में दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। सो ऑलमोस्ट 50% केसेस में मेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है और 50% केसेस में फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो दोनों में बराबर ही है कि किसी एक को कह देना ठीक नहीं है। हाँ, किसी एक को ब्लेम करना ठीक नहीं। कारण क्या हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के? इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि या तो स्पर्म के प्रोडक्शन में कहीं प्रॉब्लम है या स्पर्म के फंक्शन में कहीं प्रॉब्लम है। और अगर प्रोडक्शन भी ठीक है, उनकी काउंट भी ठीक है, स्पर्म का फंक्शन भी ठीक है, तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, रास्ते में कहीं रुकावट है। अब इन 3 जो ग्रुप में हमने डिवाइड किया, इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मैरिज काफी एडवांस एज में होती है। जब एडवांस एज में मैरिज होती है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जैसे स्मोकिंग है, ड्रग एब्यूज है, अल्कोहल है, इनकी वजह से भी स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है। और एक कॉमन सर्जिकल जो प्रॉब्लम है, वेरिकोसिल जिसको बोलते हैं, जिसमें कि टेस्टिकल्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूली भी होती है, सूजी भी होती है, उसकी वजह से भी स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है, और जो प्रोड्यूस होते भी हैं उनकी मोटिलिटी कम होती है। तो ये एक वजह है। कई बार मेल में जो टेस्टिस है वो नॉर्मली प्लेस नहीं होती है, नॉर्मल स्कॉटम में नहीं होकर के रास्ते में होती है या पेट के अंदर होती है, जिसको हम क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं या अनडिसेक्टेड टेस्टिस कहते हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है। अगर होता भी है तो वो फंक्शनली फुल्ली एक्टिव नहीं होते हैं। कई बार ये सब वर्कअप नॉर्मल होने के बाद भी स्पर्म का काउंट भी ठीक है, उनकी मोटिलिटी भी ठीक है, फंक्शन भी ठीक है, और कोई रास्ते में कावट भी नहीं है, इसके बावजूद भी कपल कंसीव नहीं कर पाते हैं। देयर आर सम अनएक्सप्लेन्ड कॉज आल्सो व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इनफर्टिलिटी, तो वो भी एक वजह है। ठीक। आपने बहुत सारे कारण बताए, उन पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे सिम्टम भी हैं जिनसे कोई समझ सकता है कि मेल जो है इनफर्टाइल है? ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, ये साइन ही है। यूजुअली हम सबको एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट शादी के बाद 1 साल तक तो वेट करना चाहिए। अगर शादी के 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं होता है, रेगुलर अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स के बाद भी अगर बच्चा नहीं होता है, देन दैट इज द टाइम फॉर इवैल्यूएशन। देन कपल शुड कम फॉरवर्ड फॉर द इवैल्यूएशन। तो तब हम उनका इवैल्यूएट करते हैं, चेकअप करते हैं और देखते हैं कि क्या वजह है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, महिलाओं में जैसे आपने कहा शादी के 1 साल तक आप वेट करिए, तो महिलाओं में तो कुछ होता है कि क्या आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे किया या नहीं, एक पीरियड होता है उनका। क्या पुरुषों के साथ भी कुछ ऐसा है या ऐसे कुछ नहीं है? नहीं, पुरुषों के साथ नहीं है वो। हाँ, फीमेल के मिड साइकिल में एडवाइस किया जाता है कि उस दौरान इंटरकोर्स करने से, उस दौरान कोशिश करने से चांसेस ज्यादा होते हैं कंसीव करने। कुछ लाइफस्टाइल की कुछ ऐसी कॉमन समस्याएं या गलत लाइफस्टाइल जो आप जी रहे हैं जो मेल इनफर्टिलिटी की वजह हो सकती हैं? हाँ, अगर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज की बात करें तो स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर।
स्मोकिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि म्यूटेशन करते हैं, उसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम होता है, और अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो उनमें मोटिलिटी एडिक्वेट नहीं होती है। स्मोकिंग के अलावा ड्रग्स है, अल्कोहल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल के डिजीज जैसे डायबिटीज है, उनमें भी स्पर्म डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। तो स्लीप साइकिल भी कुछ इसमें इफेक्ट करता है? हाँ, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्पर्म के प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। आपने दो बातें करी, एक ड्रग्स या स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसी चीज है, अभी हमने कुछ समय पहले एक दूसरे डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने भी स्मोकिंग को पॉइंट आउट किया कि ये क्या, और मेल से तो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है ये। तो स्मोकिंग किस तरह से आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकती है पुरुषों में? स्मोकिंग में केमिकल्स होते हैं जो कि बड़े हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, म्यूटेजेनिक भी होते हैं। उसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं बॉडी साइज में, और वो स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, उनके काउंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा भी है कि अगर आप दिन के एक सिगरेट पी रहे हैं या दो पी रहे हैं या चेन स्मोकर है तो उन्हीं को असर पड़ेगा? हाँ, अगर जो चेन स्मोकर हैं, जो ज्यादा पी रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो कम पी रहे हैं कम पड़ता है, लेकिन यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि इसको पूरी तरीके से बंद कर दें। इफ यू रियली वांट टू सी बेटर इंप्रूवमेंट, इट शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। मेल इनफर्टिलिटी का कुछ फैमिली हिस्ट्री से भी लिंक है? हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसकी वजह से ये हेरिडिटरी भी होती है, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इन हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स में वो फैमिली में रन करती है प्रॉब्लम्स, और अगर पास हिस्ट्री है किसी को फैमिली में इनफर्टिलिटी की तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिल सकती है। मिल सकती है। और अगर ये स्मोकिंग या इस तरह की हैबिट्स की वजह से तो भी चांसेस हैं? हाँ, लाइफस्टाइल इश्यूज आल्सो अफेक्ट्स स्पर्म प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, और तो इनको अफेक्ट करते हैं। वो आगे जनरेशन में भी जाने के चांसेस हैं? नहीं, वो स्मोकिंग ऐसा नहीं है कि पास जनरेशन करती थी करंट नहीं करती है तो स्मोकिंग उसको भी अफेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है। नहीं, स्मोकिंग भी, जैसे कोई अभी स्मोकिंग कर रहा है और स्मोकिंग या ड्रग्स की वजह से उनको इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो ऐसे में जो आगे जनरेशन आने वाली है उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है अगर वो स्मोकर नहीं है तो? नेक्स्ट जनरेशन में अगर वो स्मोकर नहीं है तो नहीं। हाँ, ठीक, अगर वो जेनेटिकल रीजंस हैं तो हो सकता है। हाँ, जो कुछ ट्रांसमिसेबल है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं तो वो अफेक्ट कर सकते तो वो कर सकती है। ठीक है। एक फीमेल्स में कहते हैं कि एग रिजर्व होता है जो एज के साथ कम होता जाता है, और एक एज पर उनका प्रेग्नेंट होना या प्रेगनेंसी करना चांसेस कम हो जाते हैं। मेल्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है? नहीं, मेल्स में ऐसा कुछ रिजर्व नहीं होता, बट ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल फॉल होता है, और फिर स्पर्म का प्रोडक्शन फॉल होता है, और उसकी क्वालिटी, उसकी मोटिलिटी भी अफेक्ट होती है। तो ऐसा रिजर्व नहीं होता है, बट विद एज स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क पड़ता है। ठीक है, आप स्पर्म क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, स्पर्म काउंट भी काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा हो जाता है। तो लो स्पर्म काउंट जो है वो, कुछ ये भी कहा जाता है कि अगर आपका लो स्पर्म काउंट है तो जैसे गर्ल्स में मूड स्विंग्स देखे जाते हैं, ऐसे मेल में भी मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि स्पर्म काउंट बॉयज के मूड स्विंग से रिलेटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पर्म काउंट की वजह से मूड स्विंग्स नहीं आएंगे, बट हाँ, स्पर्म काउंट जिन वजह से है, अगर वो लाइफस्टाइल डिजीज या लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज की वजह से स्पर्म के प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है, तो वो लाइफस्टाइल डिजीज मेल के मूड को भी अफेक्ट करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो नो डाउट दिस लाइफस्टाइल इश्यूज कैन अफेक्ट देयर मूड एंड देयर ओवरऑल हेल्थ। हाँ, हेल्थ। हम मूड स्विंग्स की बात करें तो स्ट्रेस भी उसके पीछे एक रीजन होता है। क्या कुछ ऐसा है कि स्ट्रेस इनफर्टिलिटी में कोई रोल प्ले करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रेस की वजह से अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और इन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी अफेक्ट होती है। तो स्ट्रेस बहुत इफेक्ट डालता है, और आज की जिंदगी में तो शादी लेट हो रही है, और हस्बैंड वाइफ जब दोनों वर्किंग है, उनका प्रोफेशनल स्ट्रेस तो ज़्यादा होता है, तो उनकी स्पेशली मेल की अगर मैं बात करूँ तो उनके स्पर्म प्रोडक्शन पे और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क पड़ता है।
Okay. What is the normal sperm count? जैसे कितना माना should जाए? be more than 15 million per annum. Okay. बट काउंट नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल है. स्पर्म टेस्ट में दूसरे पैरामीटर्स की देखे जाते हैं, जैसे काउंट्स के अलावा मोटिलिटी कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है. मोटिलिटी की 3-4 टाइप की होती है. प्रोग्रेसिवली मोटाइल है कि नहीं है, और मोटाइल ही है कि प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं अदर देन काउंट्स व्हिच वी हैव टू. ये मेरा अगला सवाल ये था कि अगर आपका स्पर्म काउंट हाई है तो क्या ये गारंटी है क्या फर्टाइल है? नहीं. अगर स्पर्म काउंट हाई है, मोटिलिटी कम है या नॉन मोटाइल है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है. डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि कोई मेल अगर इजैकुलेट करते हैं तो भी वो इनफर्टाइल है? हाँ, हो सकते हैं. एक कंडीशन होती है एंजियोस्पर्मिया, क्योंकि जो इजैकुलेट होता है उसका जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस होता है. तो प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस तो बाहर निकल रहा है, लेकिन स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो रहा है, एंजियोस्पर्मिया स्पर्म नहीं है, तो भी वो मेल इजैकुलेट तो करते हैं लेकिन स्पर्म उसमें नहीं होते हैं, तो भी वो इनफर्टाइल हो सकते हैं. यहाँ समझने की चीज ये है कि 2 इश्यू होते हैं, एक फर्टिलिटी, एक पोटेंसी. समटाइम मेल आर पोटेंट, they are able to ejaculate, they are able to have good erection in purpose, but they are not able to become father. So inability to become a father is a infertility. That is different from potency. So ejaculate होने के बाद भी infertility हो सकती है. Is this possible to get pregnant with zero sperm count? No, that's not possible. Pregnancy के लिए sperm counts तो बढ़. कोई ऐसे सिम्टम है कि आपको पता चल सके कि जो स्पर्म क्वालिटी है वो ठीक नहीं है टू गेट प्रेग्नेंट? Symptoms सीमन में कुछ इस तरह के कि कैसा है, थिक है या कलर से या कुछ इस तरह से? नहीं, सीमन नॉर्मली थिक ही होता है. कलर देख के मैक्रोस्कोपिकली हम नहीं बता सकते, उसको माइक्रोस्कोपिकली देख कर के बता सकते हैं कि उनका स्पर्म की काउंट कैसी है, मोटिलिटी कैसी है, सीमन पैरामीटर्स कैसे हैं. अदरवाइज कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं होता. ओनली साइड इज इनफर्टिलिटी. अनहेल्दी स्पर्म के कोई सिम्टम्स नहीं होते. ठीक है. What kills sperm cell fast? As I explained you earlier, smoking, drug abuse, alcohol, sedentary lifestyle, radiation exposure, certain medications, treatment for certain cancers where we need to give chemotherapy, radiotherapy. So these treatment modality affects the sperm productions and it can cause infertility also. Okay. तो क्या कुछ इस तरह के फ्रूट्स हैं या डाइट चेंजेस हैं जो करके आप अपने स्पर्म क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं? हाँ, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ तो उनमें बनाना है और सिट्रस फ्रूट्स है, बेरीज है, पम्पकिन है और पोमीग्रेनेट्स हो गए. दीज फ्रूट्स आर कंसिडर्ड गार्लिक. These food items are considered to increase the sperm productions and their quality also. ठीक. डॉक्टर साहब, अब जो आपने बहुत सारे चीजें बताई थी उन पर लौट कर आते हैं और ये बताइए हमारे दर्शकों को कि मेल इनफर्टिलिटी डायग्नोज कैसे होती है? आपने कारण तो बहुत सारे बताए थे, तो डायग्नोज करने के लिए क्या तरीके हैं? जब भी ये इनफर्टाइल कपल हमारे पास आते हैं तो हम उनसे डिटेल हिस्ट्री लेते हैं. शादी पर भी एटलीस्ट 1 साल तक उन्होंने एफर्ट्स किए कि नहीं किए. अगर 1 साल तक करने के बाद भी नहीं हो रहा, देन उसका डिटेल मेल का एग्जामिनेशन हम करते हैं. फीमेल का एग्जामिनेशन गायनिकोलॉजिस्ट टीम करती है. मेल के फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरा उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जेनेटल एग्जामिनेशन, वो सब करने के बाद फिर हम सीमन एनालिसिस करते हैं. एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे नहीं जाना. देयर शुड बी एटलीस्ट 2 सीमन एनालिसिस रिपोर्ट एट 1 मंथ अपार्ट. एक महीने के हमको पे एटलीस्ट 2 सीमन का एग्जामिनेशन होना चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए. और सीमन के टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये प्रेफरेबली लैब में जाके फ्रेशली वही पे देना चाहिए. घर से लाने में कई बार रास्ते में वो टाइम ज़्यादा लगता है तो सैंपल स्पॉइल भी हो सकता है. उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए. तो प्रेफरेबली ये फ्रेशली वहीं पे लैब में ही देना चाहिए. और एटलीस्ट 2 सैंपल होने चाहिए 1 मंथ अपार्ट टू मेक ए डायग्नोसिस एंड टू डिसाइड फर्दर ट्रीटमेंट. और ट्रीटमेंट्स क्या होती है इसकी? अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड्स की प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन या उसका फंक्शन या उसका ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट्स हो रहा है. सपोज अगर मैं बात करूं वेरिकोसील, विच इज अ क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम इन आवर प्रैक्टिस. वेरिकोसील में
जो टेस्टिकल्स की वेन है वो डायरेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से टेस्टिकल्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है, उनकी काउंट कम होती है और स्पर्म प्रोड्यूस भी होते हैं तो उनकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती है। सो ऐसे केस में उसका एक ही इलाज है, सर्जिकल करेक्शन। सर्जिकली हम उसको माइक्रोस्कोप से और डायरेक्टेड वेसल्स को टाई करके डिवाइड कर देते हैं, जिससे टेस्टिकल्स में ब्लड की पुलिंग नहीं होती है, उसका टेम्परेचर अच्छा रहता है। And then we see significant improvement in the sperm production and their count and their motility and their morphology after 3 to 4 months. So डिपेंड करता है कि क्या वजह है उसका। और ज़्यादातर केसेस में जो ये सर्जिकली करेक्टेबल कॉज है, इसमें सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से सर्जरी के रिजल्ट सब काफ़ी अच्छे हो गए। अगर वेरिकोसिल की सर्जरी करते हैं तो मोर देन 90-95% केसेस में स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं और प्रेगनेंसी के नॉर्मल स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये सर्जरी के बाद जो है रिकवरी में कितना टाइम चलता है, या ये बहुत छोटी इट्स अ स्मॉल सर्जरी, हार्डली डे केयर प्रोसीजर्स, एक दिन मैक्सिमम रुकना, बेड पर जाके एक दिन रुकना है। रिकवरी में 5 से 7 दिन लगते हैं, बट यस स्पर्म पैरामीटर के इम्प्रूवमेंट देखने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स में जो इम्प्रूवमेंट होगा वो मिनिमम 3 मंथ्स लेकर है, तब जाके स्पर्म पैरामीटर्स इम्प्रूव दिखते हैं। स्पर्म पैरामीटर्स क्या हुए, मतलब क्या पैरामीटर होते हैं जिन पे आप डिसाइड करते हैं कि ये चीजें हैं तो ठीक है? हाँ, उसकी काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, इन सब में इम्प्रूवमेंट आने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो कितने % केसेस या कोई एक ऐसा रीजन होता हो कि ये गाटा वो रीजन है मेल इनफर्टिलिटी का जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, या ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो उसे ठीक ना किया जा सके? ज़्यादातर केसेस में उसे ठीक किया जाता है और ठीक कर सकते हैं। बहुत कम केसेस में जहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, वहाँ पे उसको जेनेटिकली फैमिली में चल रहे हैं, वहाँ पे उसको करेक्ट करना मुश्किल है। और कई बार जो ट्रांसपोर्टेशन में कई ब्लॉकेज है, सीमन के ट्रांसपोर्टेशन में कई वास्ट डिफरेंस में ब्लॉकेज है, उसकी सर्जरी करने के बाद कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट नहीं आता। ज़्यादातर केसेस में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। नहीं आता तो उस केसेस में जो दूसरे और भी मेथड्स हैं, जिसमें इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या IVF, ICSI, ये दूसरे मेथड्स हैं जिनमें कि ऊपर ड्रॉप करके भी कंसीव कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट्स हैं इनफर्टिलिटी के लिए? आज की डेट में ज़्यादातर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है, अनटिल दस कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम है जिसमें क्रोमोसोमल फॉल्ट है व्हिच कैन नॉट बी करेक्ट। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप ये एक चीज, एक मैसेज लोगों को दें। आपने शुरुआत में ही बताया कि जो चांसेस होते हैं कपल में इनफर्टिलिटी के वो 50-50 ही हैं, पर फिर भी ऐसा होता है कि सबसे पहले फीमेल को ही गायनी के पास लेकर जाया जाता है। तो अब ये एक मैसेज दे के इक्वल है, आप दोनों को एक साथ जाने की जरूरत है। ये हमारी सोसाइटी में मिथ है, अक्सर हम फीमेल को ही ब्लेम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डाटा जो मेडिकल लिटरेचर है वो ये सपोर्ट करता है कि ऑलमोस्ट 50-50% वजह होती है। 50% केस में मेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, 50% केस में फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी। तो जब भी इवेल्युएशन करना है दोनों का साथ में करना है, ताकि उसको टाइमली हम फाइंड आउट करें कि रीजन क्या है, उसको करेक्ट कर सकें। दोनों साथ जाएं ताकि समय की बर्बादी कम हो। यूजुअली फीमेल के वर्कअप में काफी टाइम लगा देते हैं, उसी में वो फंसे रहते हैं, और दोनों का वर्कअप साथ करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर राजीव सेठिया, जिन्होंने मेल इनफर्टिलिटी से जुड़े तकरीबन सभी सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे जल्द ही फिर जुड़ूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और LTV इंडिया देखते रहें।